हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। आज मैं आपके लिए व्यक्तित्व का पार्ट 2 लेके आई हूँ। इसमें व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। तो इस वीडियो को देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं, हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक होगा और पूछा जाएगा कि इस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो आपको वो काउंटिंग भी याद रखनी है कि कितने प्रकार बताए हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग वर्गीकरण दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम लोग वो वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो वर्गीकरण है वो शारीरिक रचना के आधार पर क्रैमचर ने दिया हुआ है। तो क्रैमचर ने जो शारीरिक रचना के आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार के बताए हुए हैं। पहला है लंबकाय, दूसरा है सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रैमचर ने कितने टाइप के वर्गीकरण व्यक्तित्व के प्रस्तुत किए हैं। तो आपका आंसर होगा 3। ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुका है। तो इस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हिंदी में ही या इंग्लिश में भी वर्ड पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है कि एस्थेनिक, एथलेटिक, पैनिक। तो पहला है लंबकाय, दूसरा सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय। तो लंबकाय में जो क्रैमचर थे उन्होंने उन व्यक्तियों को रखा है जो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं और हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं। और इनकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि दूसरों की आलोचना में आनंद उठाते हैं। तो लंबकाय के अंतर्गत क्रैमचर ने इस टाइप के व्यक्तियों को रखा है। सेकंड है सुडौलकाय। यहाँ पे जो क्रैमचर हैं इन्होंने सामान्य कद के स्वस्थ एवं पुष्टकाय व्यक्तियों को रखा है। इनमें सामंजस्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो सुडौलकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है गोलकाय। गोलकाय के अंदर क्रैमचर ने उन व्यक्तियों को रखा है जो व्यक्ति कैसे होते हैं, छोटे कद के होते हैं। यहाँ पे लिखा है ये गोलकाय, यानी कि जो गोल मटोल टाइप के होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। और जो ये हेल्दी जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति हमेशा आराम अधिक करते हैं, यानी कि उन्हें आराम अधिक चाहिए होता है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो गोलकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है हमारा स्वभाव के आधार पे वर्गीकरण, जो कि गैलन ने दिया हुआ है। तो गैलन ने स्वभाव के आधार पे जो वर्गीकरण दिया है वो 4 टाइप के बताए हैं। पहला है उग्र स्वभावी, चिंताग्रस्त, तीसरा है निरुत्साही और उत्साही। और यहाँ पे हमें एक और क्वालिटी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो भी वर्गीकरण दिया हुआ है उससे हम लोग अपना भी पर्सनैलिटी पता लगा सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। वैसे तो सभी को अपनी पर्सनालिटी पता ही होगी किस टाइप के इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वर्गीकरण जो दिया हुआ है यहाँ से आपको और आसानी होगी अपनी पर्सनालिटी पता लगाने में। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉफिट ये मिल जाता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्वभाव के आधार पे वर्गीकरण जानते हैं। तो पहला है उग्र स्वभावी, दूसरा चिंताग्रस्त, तीसरा है निरुत्साही और चौथा है उत्साही। तो यहाँ पे जो गैलन है उन्होंने उग्र स्वभावी के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा है जो कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उग्र स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर अगला है चिंताग्रस्त के अंतर्गत गैलन ने उन व्यक्तियों को रखा है जो कैसे होते हैं, अधिक चिंता करते हैं, हमेशा उदास रहते हैं और बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, निराशावादी होते हैं। अगला है निरुत्साही व्यक्ति। तो यहाँ पे गैलन ने उन व्यक्तियों को रखा है जो कैसे होते हैं, उत्साहहीन होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, उत्साहहीन होते हैं, यानी कि जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो उन्हें पूर्ण भरोसा नहीं होता है कि हमारा ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है उत्साही व्यक्ति। तो उत्साही वर्गीकरण में गैलन ने उन व्यक्तियों को रखा है जो कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं और आशावादी होते हैं, यानी कि वो हमेशा अपने कार्य के प्रति कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो कार्य किया है वो ज़रूर पूरा होगा। अगला आइए चलते हैं, 3rd नंबर पे देखते हैं
हम लोग मूल्यों के आधार पे वर्गीकरण, जो कि स्पेंजर ने दिया हुआ है। तो मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण स्पेंजर ने दिया हुआ है। ये हैं 6 प्रकार के। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है राजनीतिक और पांचवा है धार्मिक, छठवां है सौंदर्यात्मक। तो यहाँ पे सैद्धांतिक जो पहला पॉइंट है, तो सैद्धांतिक के अंतर्गत उन व्यक्तियों को लिया है जो कैसे होते हैं, जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। सिद्धांतों को, जो भी उनके सिद्धांत होते हैं, जो भी मूल होते हैं, या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या फिर जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने जो उनके मूल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व करते हैं और कुछ भी यानी कि वो कष्ट सहकर भी उन मूल्यों का पालन करते हैं, उन आदर्शों का पालन करते हैं। अगला है आर्थिक। तो आर्थिक के अंतर्गत जो स्पेंजर हैं, उन्होंने उन व्यक्तियों को रखा है जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा ऐसा होता है कि उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, इस टाइप की, यानी कि वो आर्थिक चीज़ों के ऊपर बहुत अधिक डिपेंड होते हैं और जो धन होता है उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो लोग धन को अधिक महत्व देते हैं। अगला है सामाजिक। सामाजिक के अंतर्गत स्पेंजर ने उन व्यक्तियों को रखा है जो सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि जो ये व्यक्ति होते हैं, ये कैसे होते हैं, व्यवहारशील होते हैं, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है और ये दयालु भी होते हैं, त्यागी, परोपकारी और समाज सुधारक भी होते हैं, इस टाइप के व्यक्ति। अगला है राजनीतिक, पॉलिटिकल, यानी कि इस वर्गीकरण में स्पेंजर ने उन व्यक्तियों को रखा है जो राजकार्य में रुचि लेते हैं, यानी कि जो राजनेता टाइप होते हैं और राज्य में अपनी भागीदारी चाहते हैं और राजनीतिक दांवपेच भी बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर अगला है धार्मिक। तो धार्मिक के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जो ईश्वर में अधिक विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं, यानी कि वो धर्म को अधिक महत्व देते हैं। छठवां है सौंदर्यात्मक। तो यहाँ पे स्पेंजर ने उन व्यक्तियों को रखा है जो सौंदर्य प्रिय होते हैं, कला, संगीत और नृत्य के प्रति अधिक इच्छुक होते हैं। तो ये हो गया हमारा मूल्यों के आधार पर स्पेंजर के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक मैंने पहले बताया था और ये दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जो कि जुंग ने दिया है। जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण दिया है। ये 3 टाइप के हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इससे पहले मैंने एक बताया था शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण, जो कि क्रैमचंद ने दिया था। तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है इनकी, आप लोग इंग्लिश में भी इसे याद रखिए क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में ही वर्ड पूछ लिए जाते हैं। तो पहला अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। इसको इंग्लिश में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट कहते हैं। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत जो जुंग है, उन्होंने उन व्यक्तियों को रखा है जो कैसे होते हैं, आत्म केंद्रित, आत्मचिंतक, एकांत प्रिय और संकोची होते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर रहते हैं और मितभाषी होते हैं, यानी कि कम बोलने वाले होते हैं। और जो मतलब ये लोक व्यवहार होता है उसमें कम कुशल रहते हैं क्योंकि ये मितभाषी होते हैं, इसलिए। तो अंतर्मुखी यानी कि इनकी मन की बात बहुत ही कम लोग जानते हैं या फिर कुछ लोग जान ही नहीं पाते हैं। फिर अगला है सेकंड बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यानी कि उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सबको दिखाई पड़ती हैं, यानी कि सभी लोग पता कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये समाज केंद्रित होते हैं और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, साहसिक होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, इन्हें अधिक चिंता भी नहीं रहती है और आशावादी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं और लोकप्रियता भी प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है उभयमुखी। तो उभयमुखी में यहाँ समझ में ही आ रहा है कि इसमें अंतर्मुखी भी सम्मिलित होगा और बहिर्मुखी भी सम्मिलित होगा। तो उभयमुखी में जो भी व्यक्ति होता है उसके अंदर अंतर्मुखी के भी गुण होते हैं और बहिर्मुखी के भी गुण होते हैं।
अगला है सृजनात्मक के आधार पर वर्गीकरण। तो सृजनात्मक के आधार पर वर्गीकरण 2 टाइप के बताए गए हैं। पहला है सृजनात्मक और दूसरा है असृजनात्मक। तो यहाँ पे सृजनात्मक में हम लोगों को समझ में ही आता है कि वो व्यक्ति जो क्रिएटिव टाइप के होते हैं, कुछ नया सोचने की इच्छा रखते हैं और शक्ति भी रखते हैं उसे पूरा करने की। और ये हमेशा ऐसा नहीं है कि बड़ों ने जैसा बोल दिया या फिर किसी ने कुछ बता दिया तो उसी लीक पे हमेशा चलते रहें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और कुछ अलग सोचने वाले होते हैं। असृजनात्मक के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो कभी भी कुछ नया नहीं सोचते हैं, एक जो लीक बता दी उसी के ऊपर हमेशा चलते रहते हैं। अगला है समायोजन के आधार पे वर्गीकरण। तो यहाँ पे सुसमायोजित, कुसमायोजित। तो यहाँ पे सीधे सीधे ही पता चल रहा है कि सुसमायोजित में वो इंसान आते हैं जो अपने समाज में कैसे समायोजन की क्षमता रखते हैं, सभी को साथ साथ लेके चलते हैं। और कुसमायोजित में जो समाज के साथ सामंजस्य बैठाने में कमज़ोर होते हैं, तो उस टाइप के व्यक्ति आपके कुसमायोजित में आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ये हमारे व्यवहारिक जीवन पे भी लागू होता है। वैसे तो मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट ही है जो हमारे जीवन पे लागू होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के उनकी पर्सनालिटी है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं व्यक्तित्व के सिद्धांत लेके आऊँगी पार्ट 3 में। तो आगे का जो भी वीडियो होगा वो आप देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।